हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। 12 के मैथ्स 1 का यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लाइन एंड प्लेन। उसके कुछ थ्योरम्स हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। आज उसी थ्योरम्स के ऊपर के कुछ सॉल्व एग्जांपल हम पढ़ने चाहते हैं। पढ़ो पहला क्वेश्चन। वेरीफाई दैट पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i minus 11j plus 2k lies on the line r bar is equal to 6i minus 4j plus 5k प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट 2i प्लस 7j प्लस 3k। यानी एक पॉइंट आपको गिवन है, ये वाला, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, यानी जो वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन गिवन है, ये इसके ऊपर लाई करता है। ये आपको वेरीफाई करना है। तो रिप्लेसिंग सॉल्यूशन में देखो क्या, रिप्लेसिंग आर बार, इस आर बार के जगह जो पॉइंट आपको गिवन था वो अगर रखते हो तो देखो क्या हो जाएगा। आर बार के जगह जो गिवन पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर रिप्लेस करो, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इधर आई के साथ 6 है, इधर आई के साथ 6 है, इधर आई के साथ सिर्फ 2 नहीं है, 2 लैम्बडा है, क्योंकि ये लैम्बडा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इधर आई के साथ 6, इधर आई के साथ 2 लैम्बडा, तो 6 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू इधर का 4 आ जाएगा। सिमिलरली जे के साथ के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो जे के कोएफिशिएंट है उसके साथ आपको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। इधर जे के साथ -4 प्लस 7 लैम्बडा, -4 प्लस 7 लैम्बडा इज इक्वल टू -11। देखो सिमिलरली के का के के साथ 5 प्लस 3 लैम्बडा, 5 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2। Have a look. So from each of these equation we get the same value of lambda. अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा मिलेगा। तो बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4 माइनस 6, इट विल बी -2। इसका मीनिंग है लैम्बडा इक्वल टू -1। चलो सेकेंड टाइम ट्राई करो। -4 है प्लस 7 लैम्बडा इज इक्वल टू -11 है, तो -4 की तरफ प्लस 11 आ जाएगा और इज इक्वल टू -7 लैम्बडा। तो दिस इज 7 इज इक्वल टू -7 लैम्बडा। इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू -1। यानी अगर लैम्बडा के वैल्यू अगर सेम आते जाएंगे सबके लिए, इसका मतलब गिवन पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है। वैसे इसका भी देख लो, तो ये आएगा -3 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, इट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू -1। सो अगर आपको सेम वैल्यू ऑफ लैम्बडा मिलता है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, दैट्स इट। एक अल्टरनेटिव मेथड भी आपको गिवन है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है पहला मेथड बहुत ईजी है तो आप उसी को ही फॉलो करिएगा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो बेटा जो पॉइंट आपको गिवन रहता है उसको आप ए बार बोलते हो, और अगर कोई लाइन किसी वेक्टर को पैरेलल है तो उसको हम बी बार बोलते हैं। सो ऑल इन ऑल वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका एक वेक्टर गिवन है ए बार, और वही लाइन जिस वेक्टर को पैरेलल है वो आपको गिवन है बी बार। सो ए बार बी बार अगर दोनों आपको पता है तो आप ये फॉर्मूला जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसके अनुसार यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। बस ए बार का वैल्यू रिप्लेस कर दो, बी बार का वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इतना बोनस क्वेश्चन आया कि अगर आपको ऐसा बोला जाता है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और अगर कोई पॉइंट गिवन हो जिसमें से लाइन पास होता हो और वही लाइन किसी वेक्टर को अगर पैरेलल है और वो वेक्टर आपको पता है, तो आप आराम से आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो उसका आंसर। चलो आगे का पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। पढ़ो। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, यानी इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है तो इसको हम ए बार बोलेंगे, इस पॉइंट से
अगर लाइन पास हो रहा है तो उसको ए बार बोलेंगे, और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बोला है, यानी इसको बी बार और इसको सी बार, यानी इस दो वेक्टर को हमारा गिवन, यानी हमको जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो रिक्वायर्ड लाइन इस दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो याद रखना बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ वो मराठी हिंदी में लिख कर रखना, मराठी हिंदी में आपके रजिस्टर में लिख कर रखना। अगर कोई लाइन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो उस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आपको वेक्टर मिलेगा, उस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर गिवन लाइन को पैरेलल होता है, सो आई रिपीट, अगर कोई लाइन कोई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो गिवन है, तो उसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर मिलेगा वो नया वेक्टर फिर गिवन लाइन को पैरेलल रहेगा। चलो, तो इसका सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक में उसको समझते हैं। तो देखो, ए बार ये पॉइंट गिवन है जिसमें से लाइन पास हो रहा है, और बी बार सी बार ये परपेंडिकुलर वेक्टर है हमारे लाइन को। तो वी नो दैट बी बार क्रॉस सी बार is perpendicular to both b bar and c bar, therefore b bar cross c bar is parallel to required line। इसलिए मैंने क्या बोला कि उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड लाइन को क्या रहेगा, पैरेलल। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वेक्टर का पता है ना, पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में बी बार के कोएफिशिएंट, तो बी बार के कोएफिशिएंट देखो 1 1 1 है, और तीसरे रो में सी बार के कोएफिशिएंट 1 2 -1 है। फिर उसका सॉल्व करना पड़ता है डिटर्मिनेंट। अगर इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा। जैसे आई, पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल करो तो -1 -2, उसके बाद यहाँ -j, जिस रो में और कॉलम में रहे उसको कैंसिल करो तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल तो -1 और -1, उसके बाद के लिए पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल तो यहाँ पे आएगा 2 -1। इफ़ यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट दिस। तो ये जो नया वेक्टर मिला वो हमारे गिवन लाइन को क्या है, पैरेलल है। तो अब आपको ऑल इन ऑल वही थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन निकालते समय वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट अगर गिवन है और उस लाइन को अगर आपको पैरेलल वेक्टर गिवन है जो हमने अभी निकाला ये वाला, तो बस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस, अब लैम्बडा बी बार नहीं लिखेंगे, इसको लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ऐसे क्यों यूज़ हो समझ में आया ना, क्योंकि बी बार और सी बार ये ऐसे दो वेक्टर थे जिसको हमारा रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर था, इसलिए उस दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो नया वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर हमारे रिक्वायर्ड लाइन को क्या होता है, पैरेलल होता है। सो देखो, सो ये ए बार और उस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर। चलो अब 4th नंबर का क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2i + j - k एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। देखो ये ए बार है, पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। रिपीट, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यानी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए उसको ए बार, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी गिवन लाइन उस लाइन को पैरेलल है जो लाइन इस दो पॉइंट से बन रहा है। तो पहले तो ये दो वेक्टर की वजह से जो लाइन बन रहा है वो लाइन हमको निकालना पड़ेगा, और उस लाइन को हमारा लाइन पैरेलल है बोलते हैं। तो पढ़ो, लेट a, b, c बी द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि 3 पॉइंट गिवन है तो ये a पॉइंट जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है, ये b
और ये सी. So let a comma b comma c be the points with position vector a bar b bar c bar रिस्पेक्टिवली. तो ये b और c है तो इसका हम बी सी बार निकालेंगे. सो बी सी बार क्या होता है, दैट इज c बार माइनस b बार. तो c बार का पोजीशन वेक्टर माइनस b बार का पोजीशन वेक्टर रखो और उसके बाद सॉल्व करो. तो ये बीच में का माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करो और बाद में देखोगे i का i के साथ एडिशन, j का j के साथ, k का k के साथ, तो आपको ये मिलेगा बी सी बार. सो द रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू. तो ये लाइन था जिसमें से हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा था और अभी हमने डायरेक्ट बी सी बार का वैल्यू निकाला, वो यहाँ लिखा है. तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा और यहाँ आएगा बी सी बार. व्हाट इज दिस बी सी बार? बी सी बार ये तब मिला जब आपको रिक्वायर्ड लाइन को एक और लाइन पैरेलल था और जो लाइन पैरेलल था उसके 2 पॉइंट्स आपको पता थे जिसमें से वो पैरेलल वाला लाइन पास हो रहा था. तो बी सी बार निकालो. ए बार वो पॉइंट है जिसमें से रिक्वायर्ड लाइन पास हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा. तो हर प्रॉब्लम में कुछ तो भी नया सीखने जैसा है. अब ये पहली बार पढ़ रहे से थोड़ा ऑड लगेगा. आप ये फॉर्मूला जो मैं एक्स्ट्रा लिख कर दे रहा हूँ उसको मराठी हिंदी में आपके रजिस्टर में लिख कर रखो या फॉर्मूला रजिस्टर में लिख कर रखो. तो जब रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है. चलो नंबर 5 पढ़ेंगे. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू. बस डायरेक्ट 2 पॉइंट आपको गिवन है और 2 पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास हो रहा है बोलते, तो बताओ उसका वेक्टर इक्वेशन क्या है. तो आपने एक जो नेक्स्ट थ्योरम देखा था जब आपको मैंने बोला था कि अगर आपको डायरेक्ट 2 पॉइंट्स पता हो तो उस 2 पॉइंट्स के भरोसे आप डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो और उसके लिए फॉर्मूला था, याद करो. आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार. सो इस ए के भरोसे ए बार और बी के भरोसे बी बार. एक बार ये ए बार और बी बार मिल गया तो आप आराम से उसके भरोसे ये वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो. सो कब यूज़ करोगे ये फॉर्मूला, दैट इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा और ब्रैकेट में बी बार माइनस ए बार व्हेन 2 पॉइंट्स आर नोन टू यू ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग. अगर कोई लाइन निकालते समय उस लाइन के आपको 2 पॉइंट्स पता हो जिसमें से वो लाइन पास होता है, तो उस 2 पॉइंट्स के भरोसे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. पिछले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था. पिछले प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा था वैसा एक ही पॉइंट गिवन था और जो 2 और पॉइंट्स गिवन थे वो हमारे रिक्वायर्ड लाइन को एक लाइन पैरेलल वाले लाइन के गिवन थे. तो उसको सॉल्व करने का कंसेप्ट अलग और इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट अलग. देखो ए के भरोसे ए बार, बी के भरोसे बी बार, फिर बी बार माइनस ए बार अलग से सॉल्व कर लिया. उसका जो आंसर मिला उसका यूज़ करके फिर आपको यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया. कम ऑन. चलो नंबर 6. Find the Cartesian equations of the line passing through point है 1 2 3 and having direction ratios. यानी आपको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए अब, और कार्टेशियन इक्वेशन जो चाहिए उसके लिए लाइन जिस पॉइंट से पास रहा है वो पॉइंट आपको पता है और उसी लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है. कमॉन. तो यहाँ से x1 y1 z1 आएगा और यहाँ से ABC आ जाएगा. बस आपको फॉर्मूला पता है फिर कार्टेशियन फॉर्मूला. द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a, b, c आर x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, and everything is known to you. x1 y1 z1 is also known to you. x1 y1 z1 is that point from which line is passing, and a, b, c are direction ratios which are already given to you in the given problem. तो आपको ये आंसर मिलेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. लाइन जो है वो इस 2 पॉइंट से पास हो रहा है.
तो जब देखो अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने वेक्टर इक्वेशन निकाला था जब 2 पॉइंट्स अगर कोई लाइन के पता हो और उसका अगर आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है। लेकिन अभी आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। और कोई भी 2 पॉइंट अगर कोई लाइन के गिवन हो और उसके अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछते तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 बोलने का। और बाय यूजिंग दिस फार्मूला, देखो ये जो मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ वो ऑलरेडी हमने ऊपर जब पिछले क्लास में थ्योरम डिस्कस किए थे उसमें हमने पढ़े थे। सो बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसी बात है। x1 y1 z1 आपको पता है, x2 y2 z2 पता है, वो रखने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। डिनोमीटर को सिंप्लीफाई करने बाद ऐसा मिलेगा। और सबके नीचे 1 1 1 आ रहा है तो वो नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, तो आंसर ऐसे मिलेगा। दैट्स इट, देख लो एक बार अच्छे से। Come on, number 8. Find the Cartesian equations of the line passing through the point. यानी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है और ऐसे लाइन का जिसका एक पॉइंट आपको पता है। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, और ये जो दो वेक्टर गिवन है बी बार सी बार, इस दोनों वेक्टर को हमारा लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जब इस दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, और नया वेक्टर जो मिलेगा वो पैरेलल रहेगा। नया वेक्टर जो मिलेगा वो पैरेलल रहेगा, और उस पैरेलल वेक्टर के भरोसे आपको ए बी सी मिलेगा। और ए बी सी बोले तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसके कोएफिशिएंट से। कमॉन, तो इसलिए ये बी बार और सी बार का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो ये मिल गया, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। और इसके कोएफिशिएंट तो इसको ए बोलेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे, ये बी और ये सी। वापस एक बात जो मैं आपको अभी बोलता हूँ उसको मराठी हिंदी में लिख कर रखना। पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट्स बोले तो डायरेक्शन रेशियोज। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि पैरेलल वेक्टर अगर पता है तो उसके कोएफिशिएंट बोले तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। या फिर उल्टा, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उसके भरोसे आप पैरेलल वेक्टर भी निकाल सकते हो। दैट्स इट। और आपको जो कार्टेशियन इक्वेशन बोला था तो वापस वही फार्मूला x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोज भी पता है अब, और लाइन जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट भी पता है। सो x1 y1 z1 आपको पता है और डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है। पुट इट एंड गेट द फाइनल आंसर। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, नंबर 9। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी आपको दो लाइंस के बीच में का एंगल पूछा है। तो ये जो पहला लाइन है दैट इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे, चेक करो, यानी तभी तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे, और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे तभी तो उस दोनों के बीच में एंगल बनेगा। तो देखो, तो ये इसको मैंने बी बार बोल दिया और इसको मैंने सी बार बोल दिया। वेरियस लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो कॉमन था इसलिए उसको ए बार। सो बी बार और सी बार अगर आपको पता है ये दोनों पैरेलल वेक्टर है दोनों लाइन के, लेकिन दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो जब आप कोई दो लाइन के बीच में का एंगल निकालना चाहते हो तो दो लाइन में का एंगल इज़ नथिंग बट ये दो वेक्टर में का एंगल होता है। आई रिपीट, अगर कोई दो लाइन में का आपको एंगल पूछा है इसका मतलब इस दो वेक्टर में का वो एंगल है। बी बार ये पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर और सी बार ये दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर। फिर इसका निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। सो बी बार डॉट सी बार, बी बार डॉट सी बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ सी बार इंटू कॉस थीटा। कम ऑन, ये आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसा मिलेगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू
बी बार डॉट सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार डॉट मॉड ऑफ सी बार। सो बी बार का वैल्यू रखो डॉट करके सी बार का वैल्यू रखो अपॉन में मॉड ऑफ बी बार और मॉड ऑफ सी बार। सो बी बार और सी बार आपको पता है, अब उसका मॉड कैसे, तो लेट मी क्लियर यू मॉड ऑफ बी बार कैसे मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई वेक्टर का मॉड निकालना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, तो कैसे, तो बी बार का जो कोएफिशिएंट है उसको देखो 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, ये आई का कोएफिशिएंट, अब जे का कोएफिशिएंट -2 है उसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 1 है उसका होल स्क्वायर। तो बोलो ये कितना आ रहा है, तो 4 + 4 1 आ रहा है, तो √9 आएगा और √9 का वैल्यू आ जाएगा 3। उसके बाद मॉड ऑफ सी बार, तो अंडर रूट ऑफ वापस ये सी बार के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इधर 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। सो 1 + 4 + 4 है ये, इसका मतलब √9 और √9 का वैल्यू आ जाएगा 3, इसलिए डिनोमीटर में 3 × 3 आ रहा है। और डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो 2 × आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो -2 × दिस 2 प्लस के का के के साथ, तो 1 × दिस 2। सो 2 - 4, तो ये आ रहा है 2 - 4 + 2, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और 0 अपॉन कुछ भी हो आंसर 0 आ जाएगा। सो कॉस थीटा का वैल्यू 0 अगर आता है तो आप बताओ कॉस के टेबल में 0 कब मिलता है, तो जब एंगल 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है इसका ही मतलब ये है कि अगर दो लाइन के बीच में का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब वो लाइन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हमको तो परपेंडिकुलर शो करना नहीं था, हमको सिर्फ दो लाइन में का एंगल पूछा था, वो निकला और वो एंगल पता चला 90 डिग्री, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इन दिस वे we have completed 9 questions. अब जितना मैंने पढ़ा है उतना अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज हो जाएगा तो आगे का क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस दिस 9 क्वेश्चन फर्स्ट, देन हम आगे के पढ़ेंगे।